हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि अब तक आपने जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं उनको देख लिया होगा एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड टुडेज टॉपिक इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब तक हम लोग देख चुके हैं कि लिबरलाइजेशन जो है फॉरेन ट्रेड का या विदेशी निवेश का भारत में, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जितने भी बैरियर्स हैं विदेशी व्यापार पर या विदेशी पैसों का जो निवेश करते हैं वो दूसरे देश में, वो काफ़ी हद तक हार्मफुल हैं और इसलिए ये बैरियर्स जो हैं किसी भी कंट्री को नहीं लगाने चाहिए. व्यापार जो भी अलग अलग देशों के बीच में होता है उसको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए. सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को बहुत लिबरलाइज करना चाहिए, उदारवादी बना देना चाहिए. इसी दिशा में एक नाम आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उदारवादी नीतियों को बनाना. अब इसकी जो शुरुआत थी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने करी जो पहले से विकसित हो चुके हैं. WTO बहुत सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है इस इंटरनेशनल ट्रेडिंग के दौरान एंड सीज, और ये भी देखता है कि जो रूल्स इसने बनाए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. 2016 के कैलकुलेशन के हिसाब से 165 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो हैं करंट में WTO के मेंबर हैं. दाव हालांकि WTO जो है इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो, लेकिन वास्तविकता में टीसीन हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं वो अनफेयरली, गलत तरीके से अभी भी अपने देशों में ट्रेड बैरियर्स को बनाए हुए हैं. एक तरफ तो WTO कहता है कि सभी देशों को अपने बैरियर्स हटा देने चाहिए, स्पेशली WTO प्रेशराइज करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं. ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स जो हैं वो सब फोर्स किए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही कि बैरियर्स को आप रिमूव कर दें. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, जो अभी हाल फिलहाल में बहस छिड़ी हुई है. Next topic is impact of globalization in India. In the last 15 years में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रास्ता तय कर चुका है. आखिर इसका क्या प्रभाव हुआ लोगों की ज़िंदगी पर, इन सब को हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं. ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन. भाई ग्लोबलाइजेशन और अलग अलग वस्तुओं के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है. लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स. वही अब हमारे देश की लोकल कंपनीज भी हैं और विदेशी वस्तुओं को बनाने वाली कंपनी भी मार्केट में है. तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स को, और ख़ास तौर पर अर्बन एरिया में जो वेल ऑफ सेक्शन हैं, जो समृद्ध लोग हैं. बिकॉज अब इस तरह के लोगों को, इस तरह के कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो रही हैं मार्केट में. पहले वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही परचेस कर पाने में सक्षम थे, लेकिन अब मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनल बोथ ब्रांड्स आर देयर, और एक कंज्यूमर जो है अपने पॉकेट के हिसाब से उसमें से अपने लिए चीज़ों को चुन सकता है. एज अ रिजल्ट these people today enjoy much standard of living than as possible earlier. Among producers and workers जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो एक समान नहीं है. फर्स्टली MNCs have increased their investment. भाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपने इन्वेस्टमेंट को पास्ट 20 ईयर्स में बहुत बढ़ाया है. इसका मतलब है कि वो सारी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं मुनाफा कमा रही हैं, तभी तो आ रही हैं. MNCs जो हैं स्पेशली कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टेड हैं, जैसे सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज
सर्विसेज में भी बैंकिंग जो है वो फेवरेबल है। और ये सारी चीज़ें जो है अर्बन एरियाज़ के कंज्यूमर्स को ज़्यादा फोकस करके की गई हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर सेटल्ड फैमिलीज़ के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में भाई अब नई नई जॉब्स भी बने। जब हमारे देश में आकर ये अपना सेटअप करेंगे तो उसके लिए इनको एम्प्लॉय भी चाहिए, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आई। साथ ही साथ में बहुत सारी लोकल कंपनीज़ को भी मौका मिला इन MNCs के साथ काम करने का। जैसे कि कुछ कंपनीज़ केवल रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज जो थीं उनको इस बढ़े हुए इंक्रीज्ड कंपटीशन से बेनिफिट मिला। उन्होंने भी अब नई नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया और प्रोडक्शन मेथड्स को इम्प्रूव किया और साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को भी बढ़ाया। कुछ लोगों को तो इस तरह के कोलैबोरेशंस जो उन्होंने सहयोग लिया और दिया विदेशी कंपनियों का, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मोरओवर हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज जो हैं आज स्वयं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बन चुकी हैं। कुछ एक के नाम आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल बनाती हैं, इन्फोसिस IT सेक्टर में, रेनबेक्सी दवाइयों की कंपनी है, एशियन पेंट्स हम सब जानते हैं घर में पेंट्स बनाती हैं, सुंदरम फास्टनर्स नट एंड बोल्ट्स बनाते हैं, और भी कई कंपनी हैं जो धीरे धीरे अपने बिजनेस को विदेशों में भी एक्सपेंड कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म दिया फॉर कंपनीज जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देती हैं, स्पेशली IT सेक्टर को। क्योंकि आज आप देखो ये जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है ये सब में कहीं ना कहीं IT सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी, और उसका कॉल सेंटर और बहुत सारे जो कॉल सेंटर्स हैं विदेशी कंपनियों के वो सब हमारे देश में हैं। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विस, हम कुछ सर्विसेज भी देते हैं, जैसे डाटा एंट्री का काम बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में कराती हैं, अकाउंटिंग का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग वर्क। क्योंकि इस तरह के जो वर्क हैं वो भारत जैसे देश में बहुत आसानी से हो जाते हैं और फिर इसको ये एक्सपोर्ट कर देती हैं अपनी कंट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरीके की जॉब फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हुई। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब देश में विदेशों का पैसा आने लगा तो बहुत हाल फिलहाल के वर्षों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत में, उन्होंने अब इन फॉरेन कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से जानते हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जो हैं यहाँ पर हर तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। कंपनीज जो हैं वो अपना प्रोडक्शन यूनिट जब SEZ में ओपन करती हैं तो उनको शुरुआत में के 5 वर्षों तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हम लेबर लॉज के अंतर्गत भी देखते हैं, जिससे कि विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं NCERT में, आप इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बिकॉज इसमें भी आपके कई क्वेश्चंस के आंसर और एज वेल एज बहुत सारी डिटेलिंग है विच विल इन्हेंस योर नॉलेज। थैंक यू।